students, today we'll continue with the anode ray discharge tube experiment. तो yesterday हमने कैथोड रे ट्यूब डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किया था। वहाँ एक इस तरह की ट्यूब ली थी। इस ट्यूब में एक आपके पास प्लेट थी, एक कॉपर प्लेट यहाँ, एक कॉपर प्लेट यहाँ। बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट से इसको जोड़ा तो कैथोड से कुछ पार्टिकल एनोड की तरफ गए। अब देखो कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब बिकॉज पार्टिकल्स वर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इससे पता लगा कि उन पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव। और फिर बाद में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और हुए। उसके बाद थॉमसन ने बताया कि ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं और उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो देखो हुआ क्या, इस नेगेटिवली चार्ज पार्ट के बाद कि एक नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर होता है, ये पता लगाने के बाद साइंटिस्ट को अब इतना श्योर हो गया था कि इसके अंदर एटम के अंदर कोई ना कोई एक और पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि जितना किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव होना भी जरूरी है उसकी स्टेबिलिटी के लिए। अदरवाइज मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मींस एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट विल बी अनस्टेबल। और अगर एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वर्ल्ड में कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए। तो फिर इस चीज का उनको आइडिया हो चुका था कि अब एटम के अंदर हमें कोई ना कोई पॉजिटिव पार्ट निकालना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट जो कि थॉमसन ने किया था, सेम डिस्चार्ज ट्यूब, बट एट दिस टाइम उसने थोड़ा सा चेंज किया। चेंज क्या किया, अब की बार उसने कैथोड रे ट्यूब में कैथोड जो आपके पास प्लेट है ये, इसमें कुछ होल्स किए। देखो थॉमसन ने क्या किया था, एनोड में होल्स किए थे, पीछे जिंक सल्फाइड लगाया था और वहां स्पॉट्स बने थे। सेम क्या किया ई गोल्डस्टीन ने, कैथोड के पीछे एक जिंक सल्फाइड की शीट लगा दी, ZnS। एंड वी नो जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके ऊपर अगर हल्के से हल्का पार्टिकल भी टकरा जाए तो वहां पर स्पॉट बन जाएगा। इट मींस इट विल वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ सम मटेरियल, सम पार्टिकल, इट मे बी वेरी लाइट आल्सो। तो बस जब उसने बाय चांस होते हैं प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि उसको पूरा आइडिया था कि अगर मैंने ये प्रैक्टिकल किया तो ये रिजल्ट आएगा। जस्ट उसने क्यूरियोसिटी में देखने के लिए कि अगर मैं आपकी बार इसको करता हूं पोरस तो क्या होता है, तो कुछ उसने इसमें पोर्स बनाए, कुछ होल किए। एंड ही वाज वेरी मच सरप्राइज जब देखा उसने कि जिंक सल्फाइड पर भी कुछ स्पॉट्स बन गए, यहां पर भी। मींस इसका मतलब उसको क्या आइडिया मिला कि अगर कैथोड को उसने कैथोड में कुछ होल्स बनाए और उन होल्स के पीछे जिंक सल्फाइड को रखा तो वहां पर भी कुछ स्पॉट्स बन गए। इससे उसको मालूम चला कि इसका मतलब कुछ पार्टिकल एनोड से भी चल रहे हैं, ऑल्दो इसमें लाइट नहीं थी। ये लाइट से अपने कैथोड में एक रे ऑफ लाइट चल रही थी, ऐसी कोई लाइट नहीं चली, बट यहाँ पर उसी समय सेम प्रैक्टिकल में इसका मतलब ये हो रहा था, ऑल्दो थॉमसन उसको नोटिस नहीं कर पाया, बट इसका मतलब उसी समय उस प्रैक्टिकल में क्या हो रहा था, कुछ पार्टिकल एनोड से कैथोड की तरफ भी चल रहे थे। दैट्स व्हाई जब टकराएंगे तो यहाँ पर स्पॉट्स बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर जाकर के ई गोल्डस्टीन के पास आइडिया आ गया कि अगर कुछ पार्टिकल एनोड से चल करके कैथोड की तरफ आ रहे हैं, अब वो दिखाई नहीं दे रहे थे, दे वर नॉट विजिबल, क्योंकि जो कैथोड रे पार्टिकल्स थे वो तो एक ग्लो प्रोड्यूस कर रहे थे, बट ये पार्टिकल किसी भी टाइप का कोई ग्लो प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो उसको आइडिया मिला कि इसका मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर जो कि जब टकराएंगे जिंक सल्फाइड से वहां स्पॉट्स बना रहे हैं। और इसके बाद उसने अपना एक थ्योरी दी। उसने क्या कहा कि व्हाट वुड हैपन, कि क्या हो रहा होगा उस समय कि जब ना देखो जब चलते हैं हम थॉमसन वाले में ही कि ये आपके पास मान लो हाइड्रोजन के एटम्स थे, तो क्या हुआ जब बहुत हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज करंट पास किया तो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्लो की फॉर्म में चलने स्टार्ट हो गए कैथोड से एनोड की तरफ। बट एट द सेम टाइम
जब एटम में से वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब हाइड्रोजन था मान लो, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको मैं कर देता हूं E नेगेटिव, तो क्या बचा H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बचा क्या, ओनली प्रोटॉन। इसका मतलब यहाँ प्रोटॉन बचे और ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए। तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ई गोस्टिन ने बताया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है और उसे उसने क्या बोला, उसने उसका नाम दिया प्रोटॉन। ऑल्दो यह ध्यान रखना, इस समय तक ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट ओनली चार्ज के बारे में आइडिया दिया था। ऐसा कुछ नहीं कहा था जैसा आज हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे। ऐसा कोई भी क्लू, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इन दोनों साइंटिस्ट थॉमसन और ई गोल्डस्टीन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की, ऐसा कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। इन्होंने जस्ट ये कहा कि हम अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर रहे हैं कि आपके पास जो कोई भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है और एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, बस इतना ही था। और उन्होंने उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को नाम दे दिया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो गए और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन हो गए। और सेम जैसे थॉमसन ने किया था, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये पार्टिकल जो है वो इस तरफ रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज की तरफ रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो गए। तो इससे क्या पता लगा, प्रूव हो गया कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ही हैं। अब ये पार्टिकल है या वेव है, देखो इसका भी पता लगाना था। और तो जिंक सल्फाइड से क्लियर हो गया क्योंकि स्पॉट्स बन रहे हैं तो ये पार्टिकल होंगे, बट स्टिल उसने सेम वही एक्सपेरिमेंट किया। इन पार्टिकल के रास्ते में एक बहुत हल्का सा फैन, जैसे कल बताया था हमने, एल्यूमिनियम की फॉइल का बहुत ही लाइट वेट का फैन बनाया, उसने उसके पैडल को रोटेट किया। इट प्रूव कि ये मैकेनिकल, इसने दिखाया अपना बिहेवियर, इट मींस इट हैज पार्टिकल नेचर। तो यहाँ तक दोनों हमारे जो पार्टिकल्स थे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उनकी डिस्कवरी इन दो एक्सपेरिमेंट से हुई। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की, और एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में हेल्प की। अब उसके बाद जब आपके पास एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो अब उसके बाद बारी बची हुई थी एटम का मॉडल बताने की कि एटम होता कैसा है, क्योंकि जस्ट अभी तक एक वर्ड ही आया था एटम, जो कि डॉल्टन ने दिया था। और उसके बाद अब ये चार्ज डेवलप हो गए। नाउ साइंटिस्ट वर ईगर टू शो देयर मॉडल्स, और सबसे पहले जो यहाँ मॉडल दिया वो थॉमसन ने ही दिया। मींस जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले की, मींस इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल, कि जो एटम के अंदर के पार्टिकल हैं। और जिसने इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थॉमसन, उसी ने सबसे पहले इसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी, एटम की क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए। ऑल्दो ये मॉडल 100% फेल हुआ, बट स्टिल पहली बार दिया था तो कहीं ना कहीं थोड़ा इसको मेंशन करते हैं साइंस बुक में, ठीक, क्योंकि पहला मॉडल था, फर्स्ट मॉडल, चाहे फेल हो या पास हो, बट फर्स्ट टाइम देना भी अपने आप में एक अचीवमेंट थी। तो उसने क्या कहा थॉमसन ने, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये कौन सा होगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस सेट की ना ये पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल 100%, यहाँ में तो लाइन नहीं है, बिल्कुल 100% ये पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ है। इसके अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, ये बात बताई थॉमसन ने। और फिर क्या कहा कि इसके बीच में कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में फंसे हुए हैं, दे वर एम्बेडेड in the positive charge, the negatively charged electrons are embedded in the positively charged atom। जैसे watermelon, इसको हम बोलते हैं, this Thomson atomic model is also known as watermelon atomic model also। Why? जैसे कि वाटरमेलन में क्या होता है कि टोटली रेड कलर का स्फीयर है
और उसके बीच में क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसे ही रेड कलर मींस पॉजिटिव चार्ज और उसके बीच में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक, तो अब ये मॉडल उसने क्यों दिया, मतलब देखो कुछ ना कुछ सोचा होगा तभी बताया गया होगा। वो इस उसने कैसे दिया मॉडल, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी और इस मॉडल के आने से पहले बीच में ये पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 कम होता है और जो प्रोटॉन्स हैं वो बहुत हैवी होते हैं। मींस अगर मैं बात करूं तो 1 प्रोटॉन 1834 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा मास में, वेट में, मतलब कि अगर आपने 1834 इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा किया तो एक प्रोटॉन के बराबर का वेट होगा। ऑल्दो चार्ज बराबर है, देखो जितना चार्ज 1 प्रोटॉन के पास है, चार्ज जितना इसके पास है उतना ही नेगेटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के पास है। चार्ज में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट वेट में बहुत फर्क था, मास में बहुत फर्क था। वेट का कोई हम यूज नहीं करेंगे, आप मान लेना कि जहां मैं मास बोल रहा हूं उसका मतलब उसका वेट है आपके जो आप सोचते हो किस तरीके से, बट हमें मास वर्ड ही यूज करना है यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से बहुत 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 कम है। तो इससे उसको आइडिया मिला कि अगर एटम के अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हैं, अब क्योंकि जितना चार्ज एक प्रोटॉन के पास है उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास है, तो इसका मतलब एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, बट क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है क्योंकि भारी है, इसका मतलब सारा का सारा एटम किससे बना होना चाहिए, प्रोटॉन से, क्योंकि वो हैवी है। इसीलिए कहा उसने कि पूरा एटम किससे बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से, और उसके बीच में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यहां तक उसने बता दिया। और इसके बाद देखो उसी के ही जो एक अंडर काम करने वाले साइंटिस्ट, देखो हर साइंटिस्ट के अंडर में कुछ जूनियर साइंटिस्ट काम करते हैं, तो अब थॉमसन के अंडर ही जो काम करने वाला साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, तो एक तरीके से कहते हैं कि वो उसका टीचर था। ठीक, तो रदरफोर्ड ने यहाँ पर इसके ऊपर और फिर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, तो रदरफोर्ड ने, और तो कहते तो यही है कि रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को वेल प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। ऑल्दो व्हाट इज द ट्रूथ वी डोंट नो, बट उसने कहा कि मुझे अपने जो टीचर हैं, जो मेरा जो गुरु है, उनके एक्सपेरिमेंट को प्रूव करना है कि वो 100% सही है, कि इसमें कुछ भी गलती नहीं है। उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट उसने किया। अब क्या एक्सपेरिमेंट किया देखते हैं। ऑल्दो ये आपने एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में किया होगा। देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक लेड की बहुत थिक इस तरीके से बॉक्स लिया। ठीक है, ये लेड बॉक्स लिया और इस लेड बॉक्स में कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। ठीक, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, देखो कुछ ना सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि जिससे ना आपके एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक थिएटर ये जो होते हैं रिएक्टर्स में, जो इससे कि हम लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसमें इन मटेरियल का यूज करते हैं, थोरियम, यूरेनियम। ठीक है, तो इस तरीके से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, अपने आप टूटता रहेगा। मींस ये हाईली अनस्टेबल होगा, अपने आप इसका एटम टूटता रहेगा, और जब एटम टूटता है तो ट्रमेंडस अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ठीक, तो यहाँ पर उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, और ये लेड बॉक्स इसलिए लिया है ताकि रेडिएशंस जो है वो लीक ना हो और एक डायरेक्शन में चले, अदरवाइज सारी डायरेक्शन सब फैल जाएंगी यहाँ, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले। तो उसने ये अब ये रेडिएशंस जो थी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली, और फिर इसके आगे भी उसने एक स्लिट लगाया। अब देखो स्लिट क्या होता है, जैसे आपने एक ये लिया, एक ऐसी एक शीट ली, एक शीट ये ली, और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, तो इसे हम बोलते हैं स्लिट। ठीक, तो जो नैरो स्पेस बचा हुआ है दो शीट के बीच में, उसे बोला गया एक स्लिट। तो ये एक स्लिट हुई। स्लिट का काम क्या था, ताकि एक स्ट्रेट रे ही पहुंचे, क्योंकि देखो यहाँ से भी इस तरीके से रेडिएशन जा सकती थी इस तरीके से, तो उसने हमें केवल एक स्ट्रेट जो स्ट्रेट लाइन होती है वो लेनी थी, और इसके आगे यहाँ पर एक बहुत ही थिन
गोल्ड की फॉइल रखी, वेरी 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 थिन, बहुत ज्यादा थिन गोल्ड की फॉइल। क्योंकि अब उसने गोल्ड ही क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड जो है वो हाईली मैलिएबल है, आप उसको बीट करके जितना चाहो उतने थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप आयरन या कॉपर लोगे तो उसको अगर ट्राई करते हो थिन टू थिन कन्वर्ट करने की तो वो ब्रेक हो जाएगा। बट गोल्ड जो है हाईली मैलिएबल मेटल है, इसलिए उसने ली ताकि बहुत पतला कर सके। और फिर इस मेटल को इस तरीके से इसके पीछे जो है ना ये कवरिंग की, और ये किस चीज की, और ये किस इस यहाँ पर क्या कोटिंग थी किस चीज की, जिंक सल्फाइड की। ठीक है, इस तरीके से गोल्ड फॉइल के पीछे जिंक सल्फाइड की शीट लगा दी उसने। अब उसने क्या नोटिस किया, देखो उसने नोटिस क्या किया कि क्योंकि देखो जिंक सल्फाइड है तो यहाँ स्पॉट्स बनेंगे, तो उसने नोटिस ये किया कि मैक्सिमम स्पॉट्स वहां बने जो बिल्कुल इसके सामने है। तो मैक्सिमम स्पॉट 90%, 99% स्पॉट्स जो थे वो बिल्कुल इसके सामने बने। ठीक, और बहुत कम स्पॉट, थोड़ा सा पीछे ले लो आप ताकि पूरा हो जाए। ये गोल्ड फॉइल यहाँ होते हैं, ठीक, तो ये ठीक बिल्कुल सामने बने। कुछ स्पॉट्स यहाँ बने एंगल पर, कुछ स्पॉट्स एंगल बने, और बहुत कम मींस आउट ऑफ 10,000 1 और 2 वो यहाँ बने, कुछ स्पॉट्स यहाँ बने। तो अब इस मॉडल ने रदरफोर्ड मॉडल को बिल्कुल ही फेल कर दिया, सॉरी थॉमसन मॉडल को बिल्कुल ही फेल कर दिया। वो क्यों, देखो वो इसलिए, मान लो ये मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, ये एल्यूमिनियम की फॉइल थी, ठीक है, और ये एल्यूमिनियम की फॉइल किससे बनी हुई है, एटम से। अब ये एटम के बीच में कोई स्पेस तो होगा नहीं, ठीक, इस तरीके से ये एटम से मिलकर बनी हुई है। और अब थॉमसन ने क्या कहा था कि ये जो एटम है ये तो पूरा भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज से, बिल्कुल भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक, तो फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए था, अगर ये यहां से बीम आई, ये पार्टिकल की जो बीम आई रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पार्टिकल की, ये इससे टकरा करके पीछे चल जाती, सब के सब पार्टिकल यहाँ टकराने चाहिए थे, यहाँ से आई ये टकराई, यहाँ पार्टिकल गए यहाँ टकराए, ये सारे पार्टिकल पीछे ही आने चाहिए थे, एक भी पार्टिकल सामने नहीं जाना चाहिए था। बट हुआ उसका बिल्कुल रिवर्स, सारे पार्टिकल सामने चले गए। वो तब पॉसिबल है अगर, देखो मैं इसको बड़ा करता हूँ एटम को, ये एटम मैंने बड़ा कर दिया, कि अगर एटम खाली हो, क्योंकि पार्टिकल आया और इसमें से निकल के चला गया, पार्टिकल आया और इसमें से निकल के चला गया। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो था वो तो थॉमसन की जो एक थ्योरी थी उसके बिल्कुल ही रिवर्स चला गया। यहाँ पर थॉमसन ने ये कहा था कि एटम जो है वो पूरा भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज से, और जो पार्टिकल यहाँ से आ रहे थे वो भी पॉजिटिवली चार्ज थे। पहली बात तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव एटम को बिल्कुल स्ट्राइक भी ना करते, आपस में रिपल्शन होती पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में और रिवर्स बैक, बाउंस बैक, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैक्सिमम पार्टिकल 99% स्ट्रेट पास हो गए। तो पहली चीज तो ये हुई कि इस एक्सपेरिमेंट से थॉमसन का मॉडल बिल्कुल फेल हो गया, कि अगर एटम के अंदर से पार्टिकल निकलकर सामने जा रहे हैं, इसका मतलब एटम तो पूरा पॉजिटिव चार्ज से नहीं भरा हुआ है। और दूसरी चीज, अगर पॉजिटिव चार्ज से भरा होता तो वो बिल्कुल इसको रिपेल करता और पार्टिकल पीछे आते। तो इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, और जो ये चीजें समझ आई उसके बाद उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जो ये एटम है ना, ये एक्चुअल में पूरा पॉजिटिव चार्ज से नहीं भरा हुआ है। ये एक बहुत, इस एटम के सेंटर में एक बहुत स्मॉल पार्ट है, आप देखो इसका नाम क्या दिया उसने, न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, फिर रदरफोर्ड ने, क्योंकि यहाँ अभी तक न्यूक्लियस जैसी कोई बात नहीं आई थी। तब रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम के सेंटर में एक बहुत स्मॉल पार्ट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसका नाम उसने न्यूक्लियस दिया, और ये कहा कि बाकी सारा जो एटम है वो खाली है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं।
they are revolving around, these electrons are revolving around the very small positively charged nucleus. Positively charged nucleus के अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बस, और मैक्सिमम एटम जो है वो खाली है, इसीलिए देखो रे आई स्ट्रेट पास, रे आई स्ट्रेट पास। ठीक, तो फिर उसने ये वेरीफाई कैसे किया, अगर सब स्ट्रेट पास हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल यहाँ भी आए और कुछ पार्टिकल, बहुत कम पार्टिकल यहाँ पे कैसे टकराए, तो देखो कैसे टकराए। जब कोई रे मींस आउट ऑफ 1000 कोई रे बाय चांस इस पार्टिकल के बिल्कुल एज पर टकराई तो उसने एंगल बना दिया, तो वो यहाँ टकरा गई, मींस यहाँ मान लो उसको, देखो जैसे मान लो रे आ रही है, अब यहाँ टकराई पीछे, लेकिन अगर वो रे जो है यहाँ टकरा जाए, जैसा बॉल फेंकते हो किनारे पर, तो बॉल क्या है वो इधर मूव कर जाएगी, इससे टकराई और ये इस तरीके से इसकी ऐसे ही यहाँ टकराई और ये इस तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसीलिए कुछ स्पॉट्स यहाँ बने। और फिर उसने कैसे बताया कि इसमें न्यूक्लियस है और बहुत स्मॉल है, क्योंकि कोई अगर रे बिल्कुल डायरेक्टली इसके सेंटर पे टकराई तो कहाँ आएगी, पीछे आएगी, मतलब वो यहाँ सेंटर पे टकराएगी तो वापस इधर आएगी। अब क्योंकि पीछे आने वाले पार्टिकल का नंबर बहुत ही कम है, तो इससे इंफॉर्मेशन मिली कि जो वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसका साइज भी बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो इस तरीके से दरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को टोटली फेल किया, although he said that my intention was to verify his theory, but उसने उसको फेल किया। ठीक, और रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, अपने मॉडल पे क्या कहा उसने कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है, एटम का सारा मास में जितना भी भार है एटम का, जितना भी एटम का मास है वो एक बहुत स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक, बट ये मॉडल भी एक लेवल तक तो सक्सेसफुल रहा, उसके बाद ये भी अपने आप को कोई बहुत ज्यादा वेल प्रूव नहीं कर पाया, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स थी। तो क्या क्या प्रॉब्लम रही? सबसे पहली चीज देखो, इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक थ्योरी ये आई कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल अपने अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूमे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। मींस अगर जैसे ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो इसमें से एक एनर्जी बाहर निकलेगी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होगी, एक ऐसी वेव जिसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो। अब जब एनर्जी बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो इसकी चारों तरफ घूम रहे हैं उसका पाथ लगातार छोटा होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे पाथ बढ़ेगा एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। अब एनर्जी कम होने पर ये पाथ लगातार छोटा होता रहेगा और ये एक टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से टकराएगा और एटम ही खत्म हो जाएगा। और ये चीज मिली सेकेंड्स में होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के अराउंड होती है, बहुत फास्ट होती है। तो ये एटम तो मिली सेकेंड्स के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट एटम तो स्टेबल है। एंड रदरफोर्ड ये बता नहीं पाया कि ऐसा क्या है, क्या रीजन है कि मैंने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम भी रहे हैं और वो जाकर के न्यूक्लियस में कोलैप्स भी नहीं हो रहे हैं। तो ही वाज नॉट एबल टू गिव, मींस अगर हम लास्ट बात करें तो रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल कैसे है, व्हाई दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कोलैप्सिंग इनटू द न्यूक्लियस। तो पहला पॉइंट तो ये। एंड सेकंड पॉइंट जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो उनकी अरेंजमेंट क्या है, किस तरीके से प्रेजेंट है, कहाँ है, किसी कोने में है, कहाँ प्रेजेंट है, उनके क्या शेप, किस तरीके का पाथ में घूम रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी उसने बताया नहीं। तो ये दो एक इसकी ड्रॉबैक्स थी। तो हमने रदरफोर्ड की का मॉडल भी किया, मॉडल पूरा बता दिया। फिर उसकी फाइंडिंग क्या रही, फाइंडिंग ये रही
कि जो स्पॉट्स थे वो मैक्सिमम फ्रंट में बने, कुछ एक एंगल पे बने, कुछ बाउंस बैक हुए। और उस फाइंडिंग के बाद क्या ऑब्जर्वेशन निकली? ऑब्जर्वेशन मींस रिजल्ट क्या आया? क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस जो एटम है वो मेनली खाली है। बिकॉज अब कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो जो स्पॉट्स बन रहे हैं, कुछ एंगल पे बन रहे हैं एंड कुछ बिल्कुल बाउंस बैक हो रहे हैं, तो इसका मतलब टोटली भी खाली नहीं है, कहीं ना कहीं सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है। और क्योंकि पार्टिकल बहुत कम नंबर में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्ट बहुत 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 ही कम है। ठीक, तो चलो आज हमने यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल तक किया, कल इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू।